प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले समझा था कि युग्मक जनन लैंगिक जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अब हम स्त्री युग्मक जनन यानी अंडाणु जनन की क्रिया को समझते हैं। एक परिपक्व मादा में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाणु जनन पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है। उस समय कई लाख मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी कोशिकाएं प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के पूर्वावस्था 1 यानी प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिका की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है। यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीय पुटक कहते हैं। यह द्वितीय पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी तरल से भरी हुई गुहा को एंट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर अंतर प्रावरक और बाह्य प्रावरक में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक की भीतरी प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप बृहत अगुणित द्वितीय अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड का रचना होती है। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण यानी ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ग्राफीय पुटक फटकर द्वितीय अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने स्त्री में होने वाली अंडजनन की प्रक्रिया के बारे में समझने का प्रयास किया। अंडोत्सर्जन की क्रिया स्त्रियों में हर महीने होती है, किंतु यदि इस उत्सर्जित अंड का निषेचन न हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मादा प्राइमेटों में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के घटना चक्र को आर्तव चक्र कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रवस्था से होती है, जब रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक होता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्राव परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि के बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। आर्तव प्रवस्था के बाद पुटिका प्रवस्था आती है। इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतस्थ पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रवस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन का स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन का स्रावण को उत्पादित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य, जो कि लगभग 14 दिन का होता है, में अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त होते हैं। मध्य चक्र के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का तीव्र स्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे यह ग्राफीय पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है यानी अंडोत्सर्जन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रवस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग
पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण करता है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होता है तो पीतपिंड में ह्रास होता है और यह अंतःस्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है। स्त्री में यह आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। विद्यार्थियों, अब हम निषेचन की क्रिया के बारे में जानेंगे। आखिर निषेचन क्या है और कैसे होता है? स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शीशन द्वारा वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली के संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका के संधि स्थल तक पहुंचते हैं। इस बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी इसी संधि स्थल तक पहुंच जाता है। यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका संकीर्ण पथ के संधि स्थल पर पहुंच जाएं। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण, जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं, स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु ही निषेचित कर सकता है। अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्रीय विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। तो अब क्या आप समझ सकते हैं कि एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। एक युग्मनज में 46 गुणसूत्र होंगे। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की होने निश्चित होता है। आइए देखते हैं यह कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्रों का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह मादा शिशु या लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु या लड़के के रूप में विकसित होगा। इसी कारण से कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। समसूत्रीय विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडक वाले भ्रूण को तूतक यानी मोरूला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोषक कोरक कहते हैं। कोशिकाओं में भीतरी समूह जो पोषक कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें अंतर कोशिका समूह कहते हैं। अब पोषक कोरक स्तर गर्भाशय अंतःस्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवर्त कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतःस्तर में अंतःस्थापित हो जाती है।
इसे ही अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। विद्यार्थियों, आज हमने मानव शरीर में जनन की क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझने की कोशिश की है। अब तक हम निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाओं के बारे में जाना तथा निषेचन और उसके पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में जाना है। आने वाली कड़ी में हम सगर्भता, भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव तथा दुग्ध श्रवण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।